बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश इसको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे व्यावसायिक खेती के बारे में, लेकिन सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे लगाएं। पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए साफ सफाई पर दे ध्यान। भिंडी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पुषा A4। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे काला शीशम, बेर, बेल, जामुन, कटहल, शरीफा और चार फसल में ज्वार या बाजरा लगाएं। पशुपालक भाई, दुधारू पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए उनके आवास में सफाई पर विशेष ध्यान दें। साथ ही पर्याप्त भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था भी करें। पशुओं के बंद आहार पैकेट को 65% एथेनॉल या मेथेनॉल से स्प्रे करें और पशु चारा को अच्छी तरह पानी से धोएं। किसान भाई, यदि आप बरसाती दलहनी फसलों में मूंग और उड़द की खेती करना चाहते हैं तो जमीन के चयन पर ध्यान दें। दलहनी फसलों के लिए टार जमीन ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि टार जमीन में जल जमाव कम होती है। किसान भाई, बरसाती दलहनी फसलों को टार वाली जमीन में लगाना ज़्यादा उपयुक्त है। दलहनी फसलों को पंक्तियों में लगाएं। पंक्तियों की दूरी 25 से 30 रखें और पौधों के बीच में 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। ये दोनों दलहनी फसलें जो मूंग और उड़द जो होती हैं बरसात में लगती हैं, और इनमें बरसात के मौसम में जो टाण ज़मीन है उसमें लगाना चाहिए, क्योंकि ये जल जमाव थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, जैसे कि अन्य दलहनी फसलों में भी आप देखते हैं होंगे। तो ऐसा जो भूमि का चुनाव करें जिसमें कि जल जमाव नहीं हो, और इसको लगाने के लिए पंक्तियों में लगाने की अनुशंसा करते हैं, जिसमें 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें पंक्तियों के बीच में, और पौधों के बीच में 6 से लेके 10 सेंटीमीटर तक की दूरी रखना चाहिए। भिंडी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में परभनी क्रांति, पुषा A4, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार लगाएं। भिंडी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ध्यान रहे, समतल जमीन में सीधी बुआई करें और 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए डिस्क हैरो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में फल छेदक कीटों के नियंत्रण के बारे में। मिर्च फसल में फूल और फल लगने के समय फल छेदक कीट लगने का खतरा रहता है। कृषक भाई, इस कीट के रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्व दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और
और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसान भाइयों, आप साधारण खेती करते हैं, लेकिन अब झारखंड के किसान व्यावसायिक खेती की तरफ ज़्यादा ही ध्यान दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है फूलों का, क्योंकि फूलों का एक बड़ा बाजार मिल गया है और फूलों की खेती ज़ोर शोर से की भी जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि फूलों का जो है खेती कैसे की जाती है और उसका प्रबंधन कैसे होता है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे झारखंड में फूलों की व्यावसायिक खेती के बारे में, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद के विशेषज्ञ डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है झारखंड में फूलों की व्यावसायिक खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि झारखंड में अगर फूलों की खेती करना है तो कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करेंगे और कैसे उसका उत्पादन लेकर लाभ लेंगे। जो झारखंड में प्रमुख रूप से पुष्प उत्पादन किया जाता है उसमें गेंदा प्रमुख है, ग्लेडियोलस है, जरबेरा है, जिसकी की खेती ओपन और सेटनेट में दोनों जगह कर सकते हैं। तो उसकी बहुतायत से खेती व्यावसायिक रूप से की जाती है। मुख्यतः यहाँ पर जो खेती होती है वो गेंदा की खेती होती है। उसमें साल भर भी खेती की जा सकती है। खेती तो तीनों की, ग्लेडियोलस की, जरबेरा की भी पूरे साल होती है, लेकिन जो ज़्यादा सस्ता और सरल पुष्प है वो गेंदा है।
इसके लिए पूरे साल बोया जा सकता है, जैसे जनवरी फरवरी में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में लगा के हम पूरे साल उसको मतलब खेती ले सकते हैं। इसमें है पूसा नारंगी है, पूसा बसंती है, इसके बाद है जो प्रमुख रूप से उगाई जाती है। इनका उत्पादन प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छा होता है और इसकी जो आमदनी है वो भी बहुत अधिक होती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 350 कुंटल गेंदा फूल का उत्पादन होता है। और साथ साथ है जरबेरा है, उसकी भी खेती हम लोग पॉली हाउस और नेट हाउस दोनों में करते हैं। साथ साथ ग्लैडियोलस है, उसका भी मतलब खेती साल भर की जाती है। बस ये है कि जो गेंदा की है जो खेती है वो हम कटिंग और बीज दोनों से करते हैं। जरबेरा की भी कटिंग और हम बीज दोनों से करते हैं। ग्लैडियोलस को हम लोग ट्यूब से लगाते हैं। डॉक्टर साहब, कोई नया किसान जैसे अगर फूलों की खेती करना चाहता है तो उनको शुरुआती दौर में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे लगाते समय ध्यान देना चाहिए? किसान भाइयों, अगर हम पुष्प की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि हम जो खेत की मिट्टी है उस पर हम बारीकी से ध्यान दें। खेत के लिए इसके लिए है कि जो खेत की मिट्टी है वो बलुई दोमट या दोमट होना चाहिए, जिसका पीएच 7 से 7.5 के बीच में हो। अगर देख रहे हैं कि भूमि अम्लीय है, जो कि झारखंड में ज़्यादातर पाई जाती है, तो हम चूना का व्यवहार करके उसको उदासीन बना लेते हैं। इसके बाद अच्छी तरीके से हम जुताई कर लेते हैं और फूलों का समय के अनुसार, जैसे अगर हम गेंदा की बात करते हैं तो अगर हमको ग्रीष्मकालीन फसल लेना है तो जनवरी फरवरी में, अगर हमको वर्षाकालीन लेना है तो जून जुलाई में, अगर जाड़े की हमको फसल लेना है तो सितंबर अक्टूबर में बीज डाल देते हैं। इसके लिए गेंदा के लिए है कि हमको 1 किलो से लगा के 1.5 किलो बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। और इसके लिए है कि हम नर्सरी तैयार करें। सबसे पहले इसके लिए हम 1.5 मीटर चौड़ी और करीब 10 से 12 फीट लंबी क्यारी बना लेते हैं, जो कि ज़मीन से कम 5-6 सेंटीमीटर ऊंची हो। और उसमें अच्छी तरीके से हम गोबर की खाद मिला देते हैं जिससे कि एकदम भुरभुरी हो। और फिर हम जो गेंदा का बीज है उसको उपचार करके लाइन में उसको लगा देते हैं। ऊपर से हम वर्मी कंपोस्ट या इसकी गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देते हैं और हल्के सी फव्वारा के द्वारा सिंचाई करते रहते हैं। सिंचाई करने के बाद जब हमारा पौधा बड़ा हो जाता है 20 से 25 दिन का, तब हम उसको जाके खेत में लगा देते हैं जाके। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि नर्सरी में पौधे तैयार करने की विधि, इसके बाद अगर हमारे किसान भाई खेतों पर ले जाकर उसका उपचार लगाएंगे तो किन बातों का ध्यान देंगे और सिंचाई की व्यवस्था कैसे और कितने समय पर करना चाहिए? किसान भाइयों, जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, अगर हम खेत में लगाने जाते हैं तो खेत को हम अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। किस्म के अनुसार उसको दूरी तय कर लेते हैं कि जैसे फ्रेंच गेंदा है 40x40 सेंटीमीटर पे लगाते हैं, या अफ्रीकन है 30x30 सेंटीमीटर पे लगाते हैं, या जरबेरा है 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लगाते हैं, या हमारा ग्लैडियोलस है उसकी भी 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम एक लाइन से लगाते हैं जाके। लगाने से पहले हम अच्छी तरीके से खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 20 से 25 टन मिला देते हैं। इसके बाद जो मात्रा है हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की हर एक फूल में अलग अलग होती है, उसको हम मिला देते हैं। इसके बाद हम रोपाई करते हैं। रोपाई करने से पहले देख लेते हैं कि वो उसमें खरपतवार नहीं हो खेत में, और लगाने के बाद हम हल्की सिंचाई कर देते हैं। जैसे जैसे गेंदा में है कि वो 30-35 दिन का हो जाता है तो निपिंग कर देते हैं, पिंचिंग कर देते हैं, यानी ऊपर का जो हमारा मेन तना होता है उसको हम तोड़ देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं आती हैं, और हमारा जिससे शाखाएं अधिक आएंगी तो हमारा पुष्प उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होगा जाके। इसी तरीके से जरबेरा में है कि कटिंग हम लगा देते हैं। लगाने से पहले अच्छी तरीके से हम देख लेते हैं कि ज़मीन में अच्छी तरीके से जल निकास हो और
मतलब उपजाऊ ज़मीन हो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो पोषक तत्व हैं उनको मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम रोपाई कर देते हैं। साथ साथ फिर इसके बाद हल्की सिंचाई करते हैं और देखते रहते हैं कि सिंचाई में हम ज़्यादा पानी ना दें। अगर संभव हो सके तो गेंदा में भी, ग्लेडियोलस में और जरबेरा में हम जो टपक सिंचाई है उसका प्रयोग करें, जिससे कि उसका जो पुष्प उत्पादन है वो अधिक होता है जाके, और अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। और समय समय पे अगर देखें कि कोई खरपतवार होता है तो उसको हम निकालते रहें, और जब पुष्प तैयार हो जाएं तब उसको कटिंग करके तोड़ के हम बाज़ार में उसको अच्छी तरीके से ले जाएं। अब बात आती है, अगर गेंदे के फूल या किसी भी तरह का फूल का व्यवसायिक खेती करें तो उसमें किसी तरह का रोग प्रकोप होता है, तो उसकी रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? गेंदा में कोई ज़्यादा रोग तो नहीं लगता है। मकड़ी है तो जाला बना लेती है। अगर हम समय से देखते रहें और बीज उपचार करके रहें तो हमारा ज़्यादातर गेंदा में कोई रोग नहीं लगता है। अगर हम ज़्यादा नमी रखते हैं खेत में या उपचार नहीं करते हैं तो कुछ फंगस का मतलब प्रकोप होता है, जिससे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं या सिकुड़ने लगते हैं। तो हम समय समय पे कोई फफूंदनाशी है उसका उपचार करते रहें, जिससे कि फफूंदनाशी जितनी भी बीमारियां होंगी वो हमारी समाप्त हो जाएंगी और अच्छा उत्पादन होगा जाके। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि फूलों की व्यावसायिक खेती करके आप अपने आय को कैसे दुगना कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई, जोहार। अब बात करते हैं मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन भी अब जोर शोर से की जा रही है झारखंड में, और यहाँ पर काफ़ी किसान भाई बहन मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो मछली पालन अगर आप करना चाहते हैं तो शुरुआत कैसे करनी है, हमारे विशेषज्ञ हैं साथ में, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मछली पालन एवं उसके प्रबंधन के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है गिरिडीह जिला के विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन रचित। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे किसान भाई जो खेती करते हैं साथ साथ में मछली पालन भी करना चाहते हैं, तो कैसे वो मछली पालन करेंगे और उसका प्रबंधन किस तरह से करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आय को बढ़ा सकते हैं? पहला बात तो ये है कि यदि हम लोग मछली पालन को खेती के रूप में देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि आज तक जो है परंपरागत मछली पालन हो रहा था, और यदि हम लोग कमर्शियल बेसिस पे यदि इसको लेके जाते हैं तो ज़्यादा फार्मर को बेनिफिशियल होगा। और प्रबंधन की बात आई तो सबसे पहला तो यदि हम लोग साइंटिफिक वे से यदि तालाब का सारा प्रिपरेशन करते हैं, प्रबंधन करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, जैसे 1 एकड़ में अप्रोक्स 1 एकड़ में अभी तक जो खेती होती थी वो परंपरागत खेती में आपका 3 से 5 क्विंटल मैक्स टू मैक्स प्रोडक्शन हो पाता था। लेकिन जो साइंटिफिक अप्रोच जो हुआ है इस क्षेत्र में, और इसमें प्रॉपर वे से साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक व्यवस्था जो किया गया है, तो इसमें क्या है कि प्रोडक्शन रेट बढ़ा। जैसे 1 एकड़ में अप्रॉक्स 6 से 7 टन का प्रोडक्शन अब जाता है, और उसमें क्या है, आप जो परंपरागत जो हम खेती कर रहे थे उसको बायोफ्लॉक पॉन्ड कल्चर के माध्यम से यदि हम लोग करते हैं, और उसमें जो उपकरण होता है जैसे एयर ब्लोअर, एयर डिफ्यूज़र, ये सब यदि लगा के और प्रॉपर वे से फीडिंग हम लोग फीडिंग स्ट्रेटजी मेंटेन करके यदि हम लोग मछली पालन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आय इससे दुगुनी होगी किसान की। डॉक्टर साहब, यहाँ आपने जिक्र किया मछली पालन एवं मछली की खेती, तो इससे हमारे किसान भाई क्या समझेंगे कि मछली पालन क्या है और मछली की खेती क्या है? मछली पालन और मछली की खेती दोनों बहुत अंतर हो जाता है। मछली पालन में क्या है कि कोई भी यदि एक्वेरियम में भी मछली पाल रहा है, शौकिया यदि मछली पाल रहा है तो उसको मछली पालन हम बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम कमर्शियल वे से यदि लेते हैं तो इसको मछली पालन खेती के रूप में यदि हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, और
खेती के रूप में इसको लेते हैं, तो इससे प्रोडक्शन भी होगा और प्रॉपर वे से वायबिलिटी भी है। किसान मछली की शुरुआती दौर से करना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं या खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि विशेषज्ञ के तौर पर किस तरह से वो मछली का प्रबंधन करके लाभ ले पाएँ? सबसे पहला तो यदि कोई फार्मर इसमें जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कृषक भाई बंधु जुड़ना चाहते हैं इस पद्धति से, मछली पालन चाहे मत्स्य पालन से वो जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला बात ये होती है कि वो प्रॉपर वे से प्रशिक्षण ले ले। और अच्छे से यदि वो प्रशिक्षण ले लेते हैं, वैसे झारखंड में तो झारखंड फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, FFTC जो है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है हर किसान की। 5 दिवसीय ट्रेनिंग होती है, आवासीय ट्रेनिंग होती है। वहाँ से जो भी किसान भाई होंगे वो ट्रेनिंग ले लेते हैं, शुरुआती ट्रेनिंग जो होती है। उसके बाद अच्छे से प्रशिक्षण लेने के बाद यदि वो फार्मर चाहे किसान भाई जो भी हैं, वो यदि इस क्षेत्र में आते हैं प्रॉपर वे से, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा और इन फ्यूचर उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को या मछली पालक भाइयों को क्या सुझाव देंगे कि मछली का खेती करके या पालन करके वो कैसे अपने आप को उन्नत जीवन जी सकते हैं? अभी यदि देखा जाए तो झारखंड में तो थोड़ा पीछे हैं हम लोग, लेकिन यदि मछली पालन को एक आय का जरिया बना दिया जाए और हमारे किसान भाई यदि इसको आय का जरिया चुनते हैं, तो ये बहुत अच्छा कारगर साबित होगा प्रोडक्शन और आय जनरेट करने के लिए। और दूसरा बात ये है कि जैसे हम लोग झारखंड में खास करके जब खेती करते हैं तो धान की खेती एक ही सीज़न ले सकते हैं, लेकिन मछली पालन आराम से सालों भर आप कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन आएगा। तो आय का जरिया तो बहुत अच्छा होगा इसके लिए। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे मछली पालक भाई हैं वो कैसे समझेंगे तालाब की पानी को देखकर या मछली के आभाव को देखकर कि उसमें किसी तरह का कोई बीमारी या क्या उसको दिक्कत आ रही है? सबसे पहला बात कि यदि हम लोग तालाब को देखते हुए, पहला तो प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए। क्या कि यदि आपके पास प्रशिक्षण लिए हुए हैं, तो आप हर काम सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब तालाब में कोई तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई भी कठिनाई आती है, जैसे मछली यदि ऊपर आके सांस मुंह खोल के सांस ले रही है, तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ कर जाता है, डाउन हो जाता है। तो उसमें क्या एरेटर का प्रॉपर व्यवस्था हम कर सकते हैं। पानी में हलचल लाना होता है, तब क्या है कि ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर वे से, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर जो है वो प्रॉपर वे से मेंटेन हो जाता है। और डिफरेंट टाइप का जो डिजीज़ होता है, विभिन्न तरह का जो भी बीमारी है, जैसे फिन रॉट हो गया, फिर रेड स्पॉट हो गया, डेड स्पॉट हो गया, ये सब, फिर गिल रॉट हो गया, ये सब जो बीमारी आती हैं, तो ये देखने से पता चल जाता है। और टाइम टू टाइम कभी हर 2-2 महीने 3-3 महीने में कम से कम एक बार, हर महीने तो वैसे नेटिंग करना चाहिए। नेटिंग करने से क्या है कि कितना ग्रोथ हुआ वो पता चलता है और कोई बीमारी तो नहीं आई ये भी पता चलता है। तो नेटिंग प्रॉपर वे से महीने करना चाहिए। और यदि बहुत ज़्यादा बड़ी तालाब है तो उसमें 2 महीने में एक बार नेटिंग करना चाहिए। उससे क्या है कि जो भी जो भी चीज़ का आवश्यकता होगा, तो वो चीज़ मेडिसिन हो गया, चाहे कुछ फीड सप्लीमेंट का कमी हो गया, तो वो सब का पूर्ति किया जाता है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि मछली पालन करके आप अपने आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहन, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और अगर आप इस पर अमल करते हैं तो इसका मुनाफा भी आप काफ़ी कमा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। अगर आपके पास में कोई समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं।
फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।